अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान की सियासत, उनके बयानी और इस्टेब्लिशमेंट पर इल्जामात के हवाले से आज अहम तरीन पेशरफ सामने आई है। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा DGISI खुद मीडिया पर आए हैं। DGISPR के साथ बैठकर इमरान खान के इल्जामात का जवाब दिया है और अपने इदारे के हवाले से खुद वजाहत भी पेश की है। बहुत से इनकिशाफात किए हैं, बहुत से राजों से पर्दा उठाया है, बहुत सी खबरों की तरदीद और कुछ खबरों की तस्दीक भी की है। अरशद शरीफ की शहादत और उसके इर्द गिर्द फैली हुई अफवाहों पर बात भी की है। शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया और वाज़ेह किया कि पाक फ़ौज का इस कत्ल से कोई किस्म का ताल्लुक नहीं है। इमरान खान ने खुद तो इन बातों का जवाब नहीं दिया, लेकिन तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करके आज जवाब दिया है। दोनों का मौक़िफ़ आपके सामने रखते हैं। अहम बात यह है कि गैर मामूली तौर पर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उनकी मौजूदगी पर लोगों को हैरत भी थी, जिसकी उन्होंने खुद वजाहत भी की और बताया कि पिछले साल से इदारे पर सियासी मुदाखलत के लिए दबाव था और ये भी बताया कि पिछली हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद से पहले आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत में गैर मुय्यना मुद्दत के लिए तौसी की पेशकश भी की थी, जिसे आर्मी चीफ ने मुस्तरद कर दिया था। साथ ही इमरान खान की तरफ से मीर जाफर और मीर सादिक के इल्जामात का जवाब भी दिया। मुझे शौरी एहसास है कि आप लोग मुझे अपने दरमियान देख के हैरान हैं और मैं आपकी हैरानी को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। लेकिन आज का दिन कुछ मुख्तलिफ है। आज मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं आया आपके पास, बल्कि अपने अदारे के लिए आया हूँ, जिसके ऑफिसर्स और एजेंट्स पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर इस मुल्क की पहली दिफाई लाइन बन के 24 घंटे जाकर काम करते हैं। जब उनको छूट की बुनियाद पर बिला जवाब तनकीद का, तहज़ीक का निशाना बनाया जाए, तो बहसीत इस एजेंसी के, इस अदारे के सरबराह के मैं खामोश नहीं रह सकता। जब झूठ इतनी आसानी, रवानी और फरवानी से बोला जाए एक साइड से कि मुल्क में फितना और फसाद का खतरा हो, तो सच की लंबी खामोशी भी ठीक नहीं है इस मुल्क की। आपको मालूम है पिछले साल से और बिलखुसूस इस साल मार्च में हम पे बहुत प्रेशर है और मुख्तलिफ तरीके से प्रेशर डाला गया, लेकिन अदारे ने, आर्मी चीफ ने यह फैसला किया कि हमने जो बुनियादी फैसला किया हुआ है अपने आप को आईनी किरदार पे महदूद रखना है, हम उससे नहीं हटेंगे। मैं ये भी आपको बता दूं, मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, मेरे सामने की गई। ये बहुत पुरकशिश पेशकश थी, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया, इसलिए कि उन्होंने जो बुनियादी फैसला किया था कि इदारे को मुतनाज़ा रोल से हटा के आईनी रोल पे लाना है। मैं ये ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका दिल मुतमईन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे आप? अगर आप समझते हैं कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो उसकी मुद्दत मुलाजमत में इतनी तोसी क्यों दे रहे हैं? अजीब बात है, आप समझते हैं सुपा सलार गद्दार है, लेकिन आप उन्हें कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी के लिए अगर आपने इस मुलाजमत में रहना तो रहें। और अगर वो वाकई आपकी नज़र में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? मुझे आपके मिलने पे एतराज नहीं है, आप मिलिए, ये हमारा फर्ज है इस मुल्क के हर शहरी की आवाज पे लब्बैक कहना। लेकिन ये ना करें कि आप रात की खामोशी में बंद दरवाजों के पीछे हमें मिलें, अपनी आईनी गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। आपकी कौलो फेल में, फिक्र तदब्बर में इतना खुला, इतना बड़ा तजाद ठीक नहीं। आपने सवाल पूछा कि आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुइना अरसे के लिए तोसी की किसने कहा? तो ज़ाहिर बात है, जो हुकूमत वक्त थी, जो उसको कानूनी तौर पर देने के मिजाज थे, उन्होंने ऑफर की थी और वो इसलिए उस वक्त ये पेशकश की गई कि जो तरीके अदम एतमाद है वो अपने अबूर पे आ चुके थे। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा कि फौजी क़यादत से मुलाकातों में जो मुतालबात हुए उनमें क्या गैर आईनी मुतालबात थे। साथ ही उन्होंने इमरान खान की तरफ से आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत में तौसी की पेशकश की तस्दीक भी की। बात का जिक्र किया गया कि आर्मी चीफ के साथ मुलाकातें हुई, वो क्यों हुई, और साथ साथ ये भी बात की गई कि फ़ौज अपने आईनी किरदार के अंदर रहना चाहती है। बहुत अच्छी बात है और कि फ़ौज ने फैसला किया कि वो अपने आईनी किरदार के अंदर रहना चाहते हैं। लेकिन इन मुलाकातों के अंदर गैर आईनी मुतालबा क्या किया? जो मुतालबा है वो सारी कौम के सामने एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा इमरान खान दोहरा चुके हैं। जो अदम एतमाद की तहरीक आने के बाद मुल्क में आया है, उससे जो माशी बहरान पैदा हुआ है, जो पाकिस्तान की तारीख
तारीख का शायद सबसे ज़्यादा ख़तरनाक माशी बहरान है, जो समाजी बहरान अब मुल्क के अंदर फैलना शुरू हो रहा है। इसका हल सवाए नए इलेक्शन के कुछ नहीं। अब आप सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करना चाहते, लेकिन इसमें तो कोई दो राय ही नहीं ना कि आप एक बहुत ज़्यादा असर रखते हैं, सियासी निज़ाम के ऊपर असर रखते हैं। तो आपसे ये कहना कि आप अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें ताकि पाकिस्तान इस सियासी बहरान से निकल सके, ये आपको इससे ये तो हो सकता है कि इत्तेफाक ना हो, लेकिन ये गैर आईनी किसी तरीके से भी नहीं। हुकूमत अपने पाँव पे तो खड़ी हो ना, देने जोगी हो तो सही ना कुछ, तो इसलिए जिन्होंने कुछ देना है जाहिर है उनसे बात करनी पड़ती है। पहली बात तो गैर मुइना तो आइन के अंदर कोई ऐसी गुंजाइश नहीं कानून के अंदर मौजूद, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि ये बातचीत जरूर हुई थी। और किस तनाजुर के अंदर ये बातचीत हुई? नजर आ रहा था कि मुल्क इंतशार की तरफ जाने वाला है और पब्लिक स्टेटमेंट्स आई हुई थी पीडीएम से कि जी हम जो है वो एक्सटेंशन दे देंगे। तो ये जरूर इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर मामला एक्सटेंशन का ही है तो एक्सटेंशन तो हम भी दे सकते हैं आपको, मुल्क को इंतशार में ना जाने दिया जाए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बातें तो बंद कमरे के अंदर बहुत सारी होती हैं, ये बेहतर ये है कि बंद कमरों की बातचीत को अगर आप एक एक टुकड़ा बाहर लाने की शुरू करेंगे तो फिर उन्होंने पता नहीं क्या क्या बातें आगे लेके आ जानी है, तो इस तरफ ना जाया जाए तो बेहतर है। तहरीक इंसाफ की क़यादत कह रही है कि इसमें कोई गैर आइनी बात नहीं है। कैसे गैर आइनी बात नहीं है? कहाँ आइन में लिखा है कि फ़ौज को इलेक्शन कराने में किरदार अदा करना चाहिए, एक हुकूमत को गिराने में किरदार अदा करना चाहिए? इसके अलावा DGISI ने कहा कि जब मैं DGISI बना तो मुझसे पूछा गया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो मैंने कहा कि मुआशी मसाइल हैं, मगर जिन्होंने सवाल पूछा उनकी नज़र में सबसे बड़ा मसला अपोजिशन जमातें थी। वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बात कर रहे थे। मैंने जब खुद DGISI बना तो मेरे से पूछा गया कि पाकिस्तान का नंबर 1 मसला क्या है, तो मैंने कहा सर मेरी नज़र में ये हमारे मुआशी मसाइल हैं। बहरहाल जिन्होंने सवाल पूछा वो मेरी राय से मुत्तफिक नहीं हुए, उनकी नज़र में हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला था। तो अदम इस्तेकाम है वो, उसकी एक वजह यह भी है कि हमें चाहिए कि हम आइनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करें अपनी ख्वाहिशात की तकमील में। जब हम चोर दरवाजे गैर आइनी गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल करते हैं तो मुल्क में इंतशार आता है। और ISI ने, इदारे ने ये फैसला कर लिया है, ये सिर्फ वो काम करेगा जो कौमी उमंगों का मदर है और उस अंदाज में करेगा जो आइन में लिखा है, इससे बाहर नहीं जाएगा। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने इस बात की तस्दीक की कि इमरान खान अपोजिशन को सबसे बड़ा मसला समझते हैं, लेकिन ये वजाहत की कि करप्शन पर काबू पाने की बात कर रहे थे। ये बात की गई कि वज़ीर आज़म से जिस वक्त बात की गई, उन्होंने नाम नहीं लिया वज़ीर आज़म का, लेकिन ज़ाहिर है वज़ीर आज़म इमरान खान की बात हो रही थी कि उनसे जब पूछा गया सबसे अहम चीज़ क्या है, तो DGI जो हैं उन्होंने कहा कि जी उनकी नज़र में मईशत सबसे अहम चीज़ है। लेकिन इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म उस वक्त के जो था, उन्होंने कहा कि अपोजिशन जो है वो क्या कह रहे थे, वो अपोजिशन बराए अपोजिशन को नहीं कह रहे, वो 26 साल उन्होंने सियासत की है और उनका यकीन है और दुनिया का इंटरनेशनल लिटरेचर इस बात को सपोर्ट करता है कि जब तक कानून की हुक्मरानी ना हो, रूल ऑफ लॉ ना हो, करप्शन के ऊपर काबू पाने की कोशिशें ना हो, तो मुल्क तरक्की नहीं करते। मगर मसला यह है कि इमरान खान ISI को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे, इसीलिए उनके DGISI की तैनाती पर इख्तलाफात हो गए थे। उन्होंने खुद माना था कि वो सर्दियों तक अपनी हुकूमत बचाने के लिए जनरल फैज़ को DGISI रखना चाहते थे। ये DGISI का काम नहीं है, मगर खुद एतराफ़ कर चुके हैं इमरान खान साहब। इसके अलावा इमरान खान साहब आजकल बार बार ये कह रहे हैं कि जैसी उनकी हुकूमत थी वो ऐसी हुकूमत अब दोबारा नहीं लेंगे, उनके पास इख्तियार नहीं था। मगर वो बार बार ये भी कह चुके हैं कि तहरीक अदम एतमाद के वक्त उन्होंने अपने वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को जनरल बाजवा के पास भेजा था ताकि किसी भी तरह उनकी वही हुकूमत बचा ली जाए। मैंने और फिर शौकत तरीन को भी मैंने कहा कि न्यूट्रल्स को बताओ कि बड़ा अच्छा आप न्यूट्रल बनना चाहते हैं, लेकिन ये याद रखें कि सियासी बुहरान आएगा, इसकी मुल्क कीमत अदा करेगा। मुल्क जा रहा था सही डायरेक्शन में और मैंने बाय द वे जाके अपने न्यूट्रल्स को मैंने बताया, शौकत तरीन को भिजवाया बताने के लिए। इस वक्त अगर हमने इसको डिस्टेबलाइज किया मुल्क को, ये संभाल नहीं सकेंगे आप इकोनॉमी। इसके अलावा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने सब बताया कि साइफर के बाद क्या हुआ, कैसे झूठा बयानिया बनाया गया, क्या क्या होता है। जहाँ तक साइफर का मामला है, आर्मी चीफ ने 11 मार्च को कामरा में साबिक वज़ीर आज़म से खुद इसका तज़किरा किया था, जिस पर उन्होंने फरमाया कि ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक
कोई वास्ता नहीं। साइफर के हवाले से हाल ही में कई हकायक मंजर आम पर आ चुके हैं, जिसने इस खोखली और मनगढ़ंत कहानी को बेनकाब कर दिया कि कैसे पाकिस्तानी सफीर की राय को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। 31 मार्च की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी इस सिलसिले की एक कड़ी थी। ISI ने बड़े वाज़े और प्रोफेशनल अंदाज में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बता दिया था कि हुकूमत के खिलाफ किसी भी किस्म की साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को ब्रीफ किया गया कि ये पाकिस्तानी सफ़ीर की ज़ाती असेसमेंट है और पाकिस्तानी सफ़ीर ने जो लाए अमल रिकमेंड किया था वही लाए अमल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी फॉरेन ऑफिस को रिकमेंड किया। हम इन फाइंडिंग्स को कौम के सामने रखना चाहते थे। हम ये फैसला हमने उस वक्त की हुकूमत पर छोड़ दिया कि वो ISI की फाइंडिंग्स को पब्लिक करते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि मजीद अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गईं जिसका मकसद सियासी फ़ायदा हासिल करना और एक मखसूस बयानिया तश्कील देना था कि हुकूमत के खिलाफ आइनी और कानूनी और सियासी मामले की बजाय अदम एतमाद की तहरीक रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा थी। फौज की लीडरशिप को निशाना बनाया गया और हर चीज़ को गद्दारी और रिजीम चेंज ऑपरेशन से लिंक कर दिया गया। यही वो वक्त था जब अरशद शरीफ साहब और दीगर कई सहाफ़ियों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स को एक मखसूस बयानिया फीड किया गया। सिपाह और लीडरशिप में नफरत पैदा करने की मजमूम कोशिश की गई। पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों को दुनिया भर में बदनाम करने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। इस मीडिया ट्रायल में ARY चैनल ने बिलखसूस पाकिस्तान आर्मी और लीडरशिप के हवाले से एक झूठे और साजिशी बयानिए को फरोग देने में स्पिन डॉक्टर का किरदार अदा किया। एजेंडा सेटिंग के जरिए फौज के खिलाफ एक मखसूस बयानिए को परवान चढ़ाया। दूसरी NSC मीटिंग में असद मजीद साहब के हवाले से मनगढ़ंत खबर भी चलाई गई। पाकिस्तान आर्मी से सियासी मुदाखलत की तवक्को की गई जो कि आईन पाकिस्तान के खिलाफ है। लफ्ज एपॉलिटिकल न्यूट्रल को एक गाली बना दिया गया। इस तमाम झूठे बयानिए और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के बावजूद इदारे ने और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ ने निहायत रिस्ट्रेंट और तहम्मुल का मुजाहरा किया। लफ्ज़ों के हेर फेर, गुमराहकुन और झूठी खबरें फैलाकर इदारों और उनकी लीडरशिप को गद्दार ठहराकर कटहरे में खड़ा कर दिया गया। इसके अलावा DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से बात की और बताया कि कैसे अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने थ्रेट लेटर जारी की। 5 अगस्त 2022 को खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से ARY एंकर अरशद शरीफ साहब के हवाले से एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। ये थ्रेट अलर्ट चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की खास हिदायत पर जारी किया गया, जिसमें शुबा जाहिर किया गया कि अफगानिस्तान में मुकीम TTP ग्रुप ने स्पिन बोल्दक में एक मीटिंग की है जो अरशद शरीफ को रावलपिंडी और मुलिका इलाकों में टारगेट करना चाहते हैं। इस हवाले से वफाकी हुकूमत या फिर सिक्योरिटी इदारों से मजीद किसी किस्म की मालूमात शेयर नहीं की गई कि कैसे और किसने KP गवर्नमेंट को ये इतला मुहैया की कि अरशद शरीफ साहब को टारगेट किया जाए। इससे जाहिर ये होता है कि ये थ्रेट अलर्ट मखसूस सोच के तहत जारी किया गया, जिसका मकसद शायद अरशद शरीफ साहब को मुल्क छोड़ने पर आमादा करना। जबकि इतलात भी हैं कि अरशद शरीफ साहब मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन बार बार उनको ये बावर कराया जाता रहा कि उन्हें खतरा लाहक। 8 अगस्त 2022 को शहबाज गिल के ARY चैनल पर फौज में बगावत पर उकसाने की मुतनाज़ा बयान की तमाम मकातब फिक्र ने मजम्मत की और उसे रेड लाइन क्रॉस करने के मुतरादिफ करार दिया। 9 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार किया गया। जब ARY न्यूज़ के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अमाद यूसुफ से तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर सलमान इकबाल ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फौरन बाद अमाद यूसुफ को हिदायत दी कि अरशद शरीफ को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। उसके जवाब में अमाद यूसुफ ने उन्हें बताया कि अरशद शरीफ पेशावर से दुबई के लिए रवाना होंगे। फिर इस हवाले से मतवातर एक बयानिया बनाया जाता रहा कि अरशद शरीफ को बैरून मुल्क कत्ल कर दिया जाएगा। 9 अगस्त 2022 को 4:40 पर कराची से अरशद शरीफ की दुबई के लिए एयर टिकट बुक की गई, क्योंकि ARY ग्रुप के असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन मिस्टर इमरान के कहने पर फजल रब्बी नामी ट्रैवल एजेंट ने 5.5 लाख रुपए वसूल करने के बाद बुक की। इस ट्रैवल प्लान के मुताबिक 9 सितंबर 2022 को अरशद शरीफ को पाकिस्तान वापस आना था। 10 अगस्त को अरशद शरीफ बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेशावर से एमिरेट्स इंटरनेशनल की परवाज EK637 के जरिए सुबह 6:10 पर दुबई के लिए रवाना हुई। अरशद शरीफ को KP गवर्नमेंट ने इस दौरान मुकम्मल प्रोटोकॉल फराहम किया। उन्हें चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से के प्रोटोकॉल ऑफिसर उमर गुल आफरीदी ने ग्रीन नंबर प्लेट डबल केबन में एयरपोर्ट पहुंचाया। चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट खैबर पख्तूनख्वा के स्टाफ ने ही तमाम काउंटर्स पर अरशद शरीफ की मुआवनत की और उन्हें फ्लाइट तक पहुंचाया। इस हवाले से इदारों की जानिब से अरशद शरीफ को रोकने की किसी भी किस्म की कोशिश नहीं की गई। अगर गवर्नमेंट रोकना चाहती तो FIA के जरिए ये कर सकती।
DGISPR ने अरशद शरीफ के दुबई से कीनिया जाने से मुतालिक अहम तफसीलात भी बताई और कई सवाल भी उठाए। अरशद शरीफ साहब तब तक यूएई में रहे जब तक उनके पास यूएई का वैलिड वीजा था। अरशद शरीफ यूएई से कीनिया की जानिब उस वक्त रवाना हुए जब उनका दुबई का वीजा एक्सपायर हुआ। हमारी इत्तला के मुताबिक किसी ने सरकारी सतह पर अरशद शरीफ को दुबई से निकलने पर मजबूर नहीं किया। तो वो कौन थे जिन्होंने उन्हें वहां से जाने पर मजबूर किया? इस सवाल का जवाब लेना चाहिए। यूएई रवानगी से मुंसलिक दस्तावेजी मामलात को किसने सरंजाम दिया? मुत्तहिदा अरब अमारात में अरशद शरीफ के क़याम ताम का बंदोबस्त कौन कर रहा था? किसने उन्हें मुसलसल ये बावर कराया कि वो पाकिस्तान वापस ना आए वरना उन्हें मार दिया जाएगा? किसने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी जान बैरून मुल्क खास तौर पर कीनिया जैसे मुल्क में महफूज है? अरशद शरीफ क्यों कर कीनिया पहुंचे और उनकी मेजबानी कौन कर रहा था? उनका पाकिस्तान में किस किस से राब्ता था? अरशद शरीफ की वफात से मुंसलिक किरदार वकार अहमद और खुर्रम अहमद कौन है? उनका अरशद से क्या रिश्ता था? क्या अरशद उन्हें पहले से जानते थे या किसी ने यह राब्ता इस्तवार कराया था? कुछ लोगों ने अरशद शरीफ साहब के लंदन में मुलाकात के दावे भी किए। वो दावे उनसे किसने करवाए? अरशद शरीफ की वफात एक दूर अफ्तादा इलाके में हुई और केनिया पुलिस ने तो उन्हें पहचाना ही नहीं था। उनकी वफात की खबर सबसे पहले किसने और किसको दी? केनिया की पुलिस और हुकूमत ने इस केस में अपनी गलती को तस्लीम किया है, लेकिन देखना यह है कि क्या ये वाकई एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का वाकया था या टारगेट किलिंग। बहुत से सवालात जवाब तलब है। इस अफसोसनाक वाक़े की साफ, शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात बहुत जरूरी और इसके लिए हमने हुकूमत से हाईएस्ट लेवल इंक्वायरी कमीशन की इस्तदा की है। इस कमीशन को अगर बैनुल अक़वामी एक्सपर्ट्स, फोरेंसिक, IT एक्सपर्ट्स, इवन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ UN माहिरीन की जरूरत हो तो उन्हें भी शामिल करना चाहिए। इन तमाम हालात व वाक़यात में ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान इकबाल साहब का जिक्र बार बार आता है, लिहाजा उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाना चाहिए और शामिल तफ्तीश करना चाहिए। इस शफाक मौत से कौन फ़ायदा उठा रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी है। हम सबको इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। जब तक कोई हतमी रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती किसी पर इल्ज़ाम तराशी किसी सूरत मुनासिब ना हो। इस हवाले से बात करते हुए तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मज़ारी ने कहा कि मेरी अरशद शरीफ से पाकिस्तान छोड़ने से पहले और पाकिस्तान छोड़ने के बाद भी बात हुई तो अरशद शरीफ ने मुझे बताया कि उनके पीछे कातिल लगा दिए गए हैं और सर की कीमत लगाई गई है। उसको थ्रेट्स मिली। 26 अगस्त को उसको मैंने फिर मैसेज भेजा ट्विटर के DM पे, बिकॉज ट्विटर पे मैं देख रही थी कि ही वाज स्टिल प्रेजेंट। तो उसने मुझे, मैंने कहा किधर हो तुम, आर यू ऑल राइट, क्या हालात हैं? उसका जवाब मैं सिर्फ आपको पढ़ दूंगी, इट्स राइट हियर कि हाय इन हाइडिंग डॉग दे हैड सेंट असैसिन्स आफ्टर मी। और ये मुझे अरशद ने जाने से पहले भी एक दफ़ा कहा था कि मेरे पे हेड मनी है और मैंने ये कई दफ़ा इंटरव्यूज़ में कहा है कि उस पे हेड मनी टेररिस्ट को दी गई है। मैं अब ये नहीं इल्ज़ामात लगाना चाहती किसने दिए हैं, सबको पता है कौन उसकी आवाज़ चुप कराना चाह रहा था। उसने कहा दे हैड सेंट असैसिन्स आफ्टर मी, IK also knows about threats to me and was kind enough to warn me। और खान साहब ने खुद भी कहा मैंने उससे वार्निंग दी थी। टू मेनी प्लेयर्स लोकल विद इंटरनेशनल नेक्सस। इसके अलावा आज जब DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम से सवाल पूछा गया कि इमरान खान को इक़्तिदार में लाने में उनके इदारे का भी किरदार था तो उन्होंने कहा कि इस पर फिर कभी सेर हासिल बहस हो सकती है। इमरान खान को लाने में आपके इदारे का कोई रोल था, उस पर तबसरा कर दीजिएगा। इस पे सैर हासिल बहस फिर कभी हो सकती है। जबकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISI और DGISPR को नहीं करनी चाहिए थी। हमने तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में आने की दावत दी है। इसके अलावा हमने ARY के CEO सलमान इकबाल को भी प्रोग्राम में आने की दावत दी है। कुछ आम सवालात हैं जो हम ब्रेक के बाद उठाएंगे। ये शख्सियात चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकती हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। तहरीक इंसाफ ने कहा है कि अगर आर्मी चीफ से कहा कि इलेक्शंस कराए जाएं तो क्या गलत कहा, इख्तियार ही उनके पास है, इसमें कोई गैर आइनी बात नहीं है। असद उमर साहब ये बात कर रहे थे आज जब DGISPR और DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने, फिर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब आपने आज खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने खुशाइंद भी करार दिया कि सियासत से हटकर फ़ौज का किरदार होगा, इस उम्मीद का भी इजहार किया कि जो ऐलान किया गया है इस पर अमल भी होगा। मगर बाकायदा तौर पर असद उमर साहब, इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब और सीनियर क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जवाब दिया। खान साहब ने खुद ने नहीं की, सीनियर क़यादत ने की। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई गैर आइनी मुतालबा था ही नहीं। अगर हम फौज से कह रहे हैं या आर्मी चीफ से मुलाकात करके कह रहे हैं, आपने फैसला किया होगा कि आप न्यूट्रल हो जाए, मुदाखलत नहीं करेंगे, मगर आप ही के पास इख्तियार है, सूरत हाल ऐसी है तो आप ही से बात कर रहे हैं, इसमें गैर आइनी कुछ नहीं है।
देखें शाहजेब, मैंने ये स्लॉट सुने हैं। देखें, अगर आप फौज को ये बात कह रहे हैं तो फौज का तो कोई आईनी रोल नहीं है इंतखाबात करवाने में या सियासत में मुदाखलत करने में या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोकने में या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को करवाने में। इसमें तो कोई फौज का कोई आईनी किरदार नहीं है। कोई आर्टिकल मुझे आप ही बता देंगे कौन सा आर्टिकल है जिसमें फौज का ये किस किरदार का तयन किया गया हुआ है? आप बता दें। वो तो जिन्होंने ये बयान दिया वो तो मौजूद नहीं है, लेकिन आप मुझे बता दें कौन सा आर्टिकल है। और सेकेंडली फिर जो है ये काम करने के लिए या मदद दरकार जो है वो मदद लेने के लिए आप उसको उनको ताहयात जो है वो एक्सटेंशन देने को भी तैयार है। ये कहाँ में आइन में लगा है कि आप किसी शख्स को जो है इस किस्म की ग्रेटिफिकेशन जो है वो ऑफर करके उससे अपनी मर्जी के मुतालबात जो हैं वो मंजूर करवा सकें? ये किस आइन में लिखा हुआ है? ये आइन में लिखा हुआ है? इसका उन्होंने ये जवाब दिया कि हमने जो तौसी है उसका इस सूरत में ऑफर की थी कि जो पीडीएम है उस वक्त वो कह रही थी कि हम तौसी दे देंगे, तो इमरान खान ने कहा कि अगर तौसी है तो वो तो मैं भी दे सकता हूं। क्या आप लोग भी ऑफर कर रहे थे जिसके काउंटर में इमरान खान साहब ऑफर कर रहे थे आर्मी चीफ को कि मेरी हुकूमत बचा लो, मैं तौसी दे दूंगा? हमने तो कोई ऑफर नहीं की। हमने तो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया। इनसे जो नाराज हजरात थे, इनकी पार्टी के मेंबर जो है वो पिछले 1.5-2 महीने बल्कि इससे भी ज्यादा 4-5 महीने से हमारे राब्ते थे। जब हमारा नंबर पूरा हुआ तो हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दिया और उसकी आईनी हैसियत को जो है सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स कर दिया। इससे ज्यादा कौन और आइन को इंटरप्रेट या आइन को उसकी सही सूरत जो है बयान कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के? ख्वाजा साहब, अब सूरत हाल ये है कि ज़ाहिर एक पॉपुलर पार्टी है, इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं, आर्मी जो फौज की क़यादत है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, फिर खान साहब ने आज खुद तो जवाब नहीं दिया मगर उनकी सीनियर क़यादत ने जवाब दिया। तो ये जो सूरत हाल है, आप पाकिस्तान की तारीख को जानते हैं, ये कोई अच्छी सूरत हाल है? इससे निमटने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को नहीं स्टेप इन करना चाहिए? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि आप लोग करते प्रेस कॉन्फ्रेंस, DGISPR और DGISI को नहीं करनी चाहिए थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखें, ये तो एक एकेडमिक बहस है ना, लेकिन आपने फौज को जिस तरह पिछले 4-5 साल के अंदर इमरान खान ने उनको इस्तेमाल किया और फिर जो है ओपनली उनको ये कहते रहे, अगर मैं कहीं पे गलत कहूँ तो आप मुझे बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कह सकते हैं कि मैं तरदीद कर रहा हूँ आपकी, कि ओपनली जलसों में कहते रहे कि तुम न्यूट्रल नहीं हो सकते, अगर तुम न्यूट्रल हो तो फिर जानवर हो। ये मीर जाफर और मीर सादिक का खिताब क्यों दिया गया उनको? जो है इसलिए दिया गया है वो उनकी मदद करने को, उनकी सियासी मदद करने के लिए जो है अफवाज पाकिस्तान जो है वो राजी नहीं थी। वो चाहते थे कि वो उनकी साइड लें, वो एक जैली अदारा PTI का बन जाएं और वो सारे के सारे जो चाहे आर्मी चीफ है या ISI है, ये सारे अदारे जितने भी हैं, ये सारे के सारे जो है उनकी बैक एंड कॉल पे आ जाए। इसमें अगर उन्होंने इनकार किया है तो उन्होंने एक आईनी जिम्मेदारी अपनी निभाई है। इमरान खान ने जो टेम्पटेशंस दिए हैं या इमरान खान जो डिमांड कर रहा था उनको जानवर कह के और उनको कह रहा था कि आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, ये चीज जो थी गैर आईनी थी, ये चीज जो है इनवाइट कर रही थी, उनको दावत गुनाह दे रही थी, ये चीज और या आइन की खिलाफ वर्जी कहने पे कर रही थी। हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की। और दूसरी बात यह है कि आप जिस अदारे को बार बार अटैक करेंगे 6-7 महीने से आपने उनको टारगेट बनाया हुआ है, मीर जाफर मीर सादिक उनको कहते हैं, और साथ जो है उनकी जो एहसान फरामोशी की हद है कि एक अदारे ने आपको 4-5 साल लगातार जो है और 2018 से लेके अब तक, बल्कि मैं 2013 में चला जाऊंगा, आपको सपोर्ट किया है और आपके पास अगर इक़्तिदार निकल गया है। मैं आपको मुख्तसर बताऊंगा, इस मुल्क में बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान की सलामती को या पाकिस्तान के जो एक सेटअप है या पाकिस्तान की जो सालमियत है उसको कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया। चाहे वो भुट्टो साहब की फांसी थी या बेनज़ीर की शहादत थी या नवाज शरीफ का निकाला जाना, 1 दफा नहीं 2 दफा निकाला जाना, 3 दफा निकाला जाना, ये सारी चीजें हुई इस मुल्क में, दुख की बात थी। लेकिन कभी किसी ने जो है पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पाकिस्तान की सालमियत को जो है या अपने ये कहना कि मेरे बगैर जो है ये मुल्क रह नहीं सकता या किसी तरह खून खराबे की जो है वो खबरें सुनानी, धमकियां देनी और गिराओ जलाओ की कि जला दो, गिरा दो, इस किस्म की बातें तो कभी किसी ने नहीं की। जदोजहद जरूर की, जेलों में जरूर गए,
जरूर निकालें, सिविल नाफरमानी की तहरीक जरूर की, असेंबली में रौला खप जरूर डाली, लेकिन कभी पाकिस्तान को चैलेंज नहीं किया, कभी अपनी वतन को या अपनी रियासत को चैलेंज नहीं किया। उसके अदारों को जरूर कहा कि आप आइन में रह के जो है काम करें, आप आइन की पाबंदी करें, आप आइन की जो है वो उसकी जो आपका रोल डिफाइंड है उसमें अपने आप को कन्फाइन करें। लेकिन इन्होंने तो बार बार ये दावत दिया है कि आपने अपने रोल को वायलेट करें, अपने आइन में जो आपका डेफिनेशन है आपके रोल की उसको वायलेट करें, आप मेरी मदद करें। अगर आप इमरान खान की मदद नहीं करते तो आप गद्दार हैं, आप इमरान खान की मदद नहीं करते तो आप मीर जाफर और मीर सादिक हैं, आप न्यूट्रल हैं, और न्यूट्रल जानवर होता है। और रात को जाके उनके तरले करते हैं। आप कहें ना कि मैंने रात को उनके तरले नहीं किए, रात को जाके उनके पांव पकड़ते हैं और सुबह आके भड़के मारते हैं, ये इनकी औकात है। मगर ख्वाजा साहब, इसमें आप ने पूरी हिस्ट्री देखी है, आप कितने कॉन्फिडेंट है कि जो ऐलान है कि जी आइंदा हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, ये मुस्तकिल बुनियादों पर है? माजी में हमने देखा है कि जब फौज का सियासत में मुदाखलत की वजह से किरदार पर सवालात उठे तो एक आर्मी चीफ नया आया, उसने विड्रॉ किया, मगर कुछ अर्सा स्पेस मिला, उसके बाद हमने फिर देखा कि मुदाखलत हुई। आप कितने कॉन्फिडेंट है कि ये एक हतमी ऐलान है और हमेशा के लिए ऐलान है? मैं समझता हूं कि आपका खदशात जो है वो अगर हमारी तारीख देखी जाए तो आपके खदशात जो हैं कोई इतने मिसप्लेस्ड नहीं है। मैं आपसे इस बात पे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो माजी की आपने अभी मिसाल दी है उसको अगर देखा जाए और आज देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि 2018 में जिसकी आप मिसाल दे रहे हैं, 2017-18 में जो आप मिसाल दे रहे हैं, वो मिसाल उनका ख्याल था कि ये बंदा आया है, ये बंदा एक जो है ताज़ा हवा का झोंका होगा, निज़ाम चेंज करेगा और इस मुल्क में जो है वो एक नई शुरुआत होगी। लेकिन आपने देखा है कि ये शख्स जिस बयानिए पे आया था 2017, 18, 19, 20, आज उस बयानिए का एक हर्फ भी जो है उसकी जबान से नहीं निकलता, एक हरफ भी। वो कहाँ गई नौकरियां, वो कहाँ गए मकान, वहां कहाँ गए कट्टे, कहाँ गए चूजे मुर्गे, और कहाँ गई जो है वो जो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की जो बड़के मारी थी, सुनामी थी और ये था वो था। अपनी परफॉर्मेंस की बात करें, सियासतदान सारी दुनिया में अपनी गवर्नमेंट की, चाहे वो निकाले गए हों, चाहे वो इंतखाबात के जरिए निकाले गए हों या जिस तरह भी निकाले गए हों, ट्रंप भी तो कहता है, लेकिन वो अपनी बताते हैं कि हमने ये परफॉर्म किया, हमने ये दिया, आवाम को दिया, हमने आवाम को सुख दिया, मुल्क की जो है वो मुल्क को बढ़ावा दिया, रियासत को मजबूत किया। ये बात कोई भी नहीं करते। अब एक नया बयानिया देते हैं कि खून होगा, लाशें गिरेंगी और मुझे मेरी हमायत ना की तो आप जानवर हो, आप गद्दार हो। ये किस किस्म का बयानिया है? पुराना बयानिया खत्म हो गया, वो पूरा ना हुआ, उसका 1% भी पूरा ना हुआ। अब एक नया बयानिया है जिसमें दहशतगर्दी की धमकियां देते हैं, जिसमें खून और लाशें गिराने की धमकियां देते हैं, जिसमें जो है लोगों को गालियां देते हैं। ये गाली देने के बराबर है। आप किसी हमारी तारीख में जो मीर जाफर और मीर सादिक का रोल था, आप किसी शख्स को ये अलकाबात दें तो वो अलकाबात जो है गाली के बराबर होते हैं। आप एक हमारी इंस्टीट्यूशन है, हमें इख्तलाफात रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स एक इख्तलाफात की लंबी कहानी है, लेकिन एज वी स्पीक पाकिस्तान के जो हमारे जो अफवाज हैं इस वक्त कुर्बानियां दे रहे हैं। इस वक्त भी एक लो इंटेंसिटी दहशतगर्दी की जंग है जिसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। मैंने अभी आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लास्ट क्वार्टर के अंदर 53 हमारी शहादतें हुई हैं, जिसमें 3 स्टार जनरल भी, उन शहादतों का इन्होंने मजाक उड़ाया। ट्विटर के ऊपर जिस किस्म की इन्होंने कैंपेन चलाई, जब जनरल सरफराज और उनके साथी शहीद हुए हैं, वो हेलीकॉप्टर जब गिरा है, इसी तरह बाकी चीजों का मजाक उड़ाया। ये कैसे लोग हैं? हमारा इख्तिलाफात रहे हैं, हमने इख्तिलाफात वॉइस भी किए अपनी तकरीरों के अंदर, अपने मुख्तलिफ जो सियासी इकदामात हमने उठा के सब कुछ किया, लेकिन हमने चीजों को इधर ना लेके गए कि एक वाइटल मगर ख्वाजा साहब एक और मसला है, बदलती रहती हैं।
एक और मसला जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ वो है अरशद शरीफ साहब की शहादत का। अब ज़ाहिर है आज जो हक़ाइक़ सामने रखे गए हैं, जो बातें सामने रखी गई हैं, सलमान इकबाल साहब के किरदार के हवाले से सवालात उठाए गए, इमरान खान साहब के किरदार के हवाले से सवालात उठाए गए। राना सनाउल्लाह साहब ज़ाहिर है वज़ीर दाखिला हैं, वो ये ड्राइव कर रहे हैं कि जैसे ये लोग इन्वॉल्व थे इस सारे के सारे मामले में, इमरान खान साहब इन्वॉल्व थे, एक फ़ेक थ्रेट अलर्ट क्रिएट किया गया। हमने कोशिश की सलमान इकबाल साहब प्रोग्राम में आए, ये प्रोग्राम लाइव है, वो ज्वाइन कर सकते हैं हमें। इसके अलावा इमरान खान साहब की पार्टी से भी कोई आना चाहे, मगर अगर मैं ख्वाजा साहब आपसे बात करूं तो उसमें अगर मेरे किसी दोस्त को ख़तरा है, किसी सहाफ़ी दोस्त को, मैं उसको यही मशवरा दूंगा कि वो मुल्क से फ़िलहाल बाहर चला जाए, सिचुएशन बेहतर हो तो फिर वापस आ जाए। सलमान इकबाल साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बतौर चैनल के सरबराह उनकी यही कोशिश होगी कि जहाँ जहाँ मैं उसको सिक्योर कर सकता हूँ वहाँ करूँ, चाहे वो कीनिया में हो, अगर मेरे वहाँ ताल्लुकात है तो वहाँ सिक्योर करूँ। ये इल्ज़ाम कैसे बनता है कि यही लोग ले गए, इन लोगों ने थ्रेड बताया, इन लोगों ने ही निकाला, इसलिए इन्हीं लोगों से सवाल होगा? सवाल ज़रूर कीजिए, मगर इल्ज़ाम कैसे बनता है? देखिए, मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि अगर ये मुखलिस हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि जी वो जनाजे में नहीं गए या उनकी मर्जी है, इट डिपेंड्स अपॉन हिज रिलेशनशिप या उनकी सिंसेरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उन्होंने कितनी उनकी कमिटमेंट थी। लेकिन अगर जिन लोगों के अभी आपने जिक्र किया है, मैं शाहजेब आपने जिक्र किया है, मैंने उनका जिक्र किया, लेकिन मैं ये आपकी बात आगे बढ़ाता हूँ कि ये लोग जो कह रहे हैं, जिन्होंने अरशद शरीफ मरहूम को कहा कि आपकी जान को खतरा है और आप मुल्क से बाहर चले जाएं और हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये बड़ी हद तक जो है वो चले गए इस चीज को बताने में। फिर पेशावर से अरेंज किया गया, उनकी एग्जिट अरेंज की गई। केपी हुकूमत ने बाकायदा उनको वार्न किया कि हमारे पास रिपोर्ट है कि आपकी जान को खतरा है, आप चले जाएं। अब देखें, अगर उनकी जान को खतरा, इनको पता है कि इनकी जान को खतरा था, इनके पास इंफॉर्मेशन है, जो बज़ाहिर उन्होंने अपने बयानात में तकरीबन डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको कहा है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, आप बाहर चले जाएं, आपकी जान को खतरा है, आपको मार डाला जाएगा, ये शामिल तफ्तीश हो। एक कमीशन या जो भी बॉडी बनती है या बन गई है उसके सामने पेश हो, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, अपना खलूस जो है अरशद शरीफ के साथ जो है उसका इजहार करें कि हमारी उस शख्स के साथ कमिटमेंट थी जब वो जिंदा था और आज वो दुनिया में नहीं है, तो हम अपना फर्ज निभा रहे हैं कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो हम स्टेट को प्रोवाइड कर रहे हैं कि फलां आदमी उसको मारना चाहते थे या फलां आदमी जो है उन्होंने उसको मारा है, उनकी मारने में वो उसकी साजिश में शामिल है। रात को अंधेरे में जो फोन करते रहे कि अरशद शरीफ जो है वो कीनिया में जो है वो मारा गया है, तो ये सारी चीजें जो है किसी ना किसी तरह उनके पास जो इंफॉर्मेशन है दैट इज रिक्वायर्ड। ख्वाजा साहब ये बिल्कुल ठीक है, ख्वाजा साहब ज़ाहिर जो मालूमात उनके पास हैं वो उनको देनी चाहिए, जो इंक्वायरी हो उसका वो हिस्सा भी बने, बट वज़ीर दाखिला को, मुल्क के वज़ीर दाखिला को इम्प्लाई तो नहीं करना चाहिए ना कि वो साजिश में मुलविस हैं, क्योंकि सवालात तो बहुत उठ रहे हैं कि क्या मोहरकात थे, अरशद शरीफ को जाना पड़ा, उन्होंने सदर को भी खत लिखा, चीफ जस्टिस को भी खत लिखा, जान के खतरे का खत लिखा। मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, आपने सही सवाल उठाया है, मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक करता हूँ। देखें, अगर वो नहीं आते, जो मीडिया पर्सनैलिटी इसमें इन्वॉल्व है या इमरान खान साहब इन्वॉल्व हैं, जो इस सारे जिनका नाम लिया जा रहा है, अगर वो दे डोंट कम फॉरवर्ड एंड प्रोवाइड वॉट एवर इंफॉर्मेशन दे हैव अबाउट हिज मर्डर, अबाउट हिज डिमाइस अरशद शरीफ की, तो जब वो नहीं आते तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग फिशी अबाउट इट। अगर वो आके खुल के बयान करते हैं, शामिल तफ्तीश होते हैं इस सारी चीज में, उनको वॉलंटियर करना चाहिए। अगर वो नहीं करते तो देन उंगली जो उठाई जा रही है वो करेक्ट उठाई जा रही है कि देयर इज समथिंग मोर टू इट। साहब ये बात आपकी दुरुस्त है कि उन्हें तफ्तीश का हिस्सा बनना चाहिए, मगर उसमें क्या, क्योंकि हमने देखा इमरान खान साहब के दौर में मीर शकील उर रहमान साहब के साथ क्या हुआ, 34 साल पुराना मुकदमा बनाया, 8 महीने जेल में रख दिया, फिर उन्हीं के दौर में वो बरी हुए बाइज्जत। तो ऐसा तो नहीं होगा कि सलमान इकबाल साहब को जब अगर वो आ जाएं तो फिर उन्हें टारगेट किया जा रहा हो उस तरीके से जिस तरीके से इमरान खान साहब के दौर में हुआ करता था, उनके खिलाफ और दूसरे मुकदमे बना के उन्हें जेल में डाला जा रहा हो, फिर इस बात की कम से कम फिर हुकूमत गारंटी देती है कि ये बर्ताव नहीं हो रहा होगा उनके साथ? देखिए, मैं आप जो बात कह रहे हैं कि उनको किसी गलत चीज में
या किसी झूठे मुकदमे में इन्वॉल्व न किया जाए, जिस तरह मीर साहब की आपने बात की है। एक चीज जो सेटल थी 30-35 साल पहले के, उसको निकाल के मीर साहब को 7-8 महीने जो है वो कैद में रखा गया। बिल्कुल मैं आपके साथ 100% इत्तेफाक करता हूँ। मैं इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ कि किसी इस किस्म का ट्रम्प्ड अप चार्ज जो है वो किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, कतई तौर पे नहीं होना चाहिए। वो मेरा जितना बड़ा मुखालिफ हो वो नहीं होना चाहिए। जो सच हो वो सच ही रखना चाहिए, क्योंकि सच अल्टीमेटली जो टेस्ट है उसमें से गुजर जाता है। झूठ जो ना किसी टेस्ट में आके फेल हो जाता है। तो ये बिल्कुल मैं आपको, लेकिन उन लोगों को गुरेज नहीं करना चाहिए, ना इमरान खान को गुरेज करना चाहिए, ना वो जो इकबाल साहब आपने, सलमान इकबाल साहब आपने जो नाम लिया है, ना इन दोनों को गुरेज नहीं करना चाहिए। इन दोनों को वॉलंटियर किया, इफ दे हैव एनी कमिटमेंट टू लेट अरशद शरीफ साहब, उनके साथ कोई इनको अगर कमिटमेंट है, अगर ये सियासत या अपना मीडिया हाउस चलाने के चक्कर में जो है ये अपने जो है एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी बददियानती कोई नहीं। लेकिन अगर वो दयानत है, उनमें दयानतदारी है, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए कहता हूं दे मस्ट कम एंड वॉलंटियर व्हाटएवर इंफॉर्मेशन दे हैव। ये सबसे बड़ा उनका इम्तिहान है, नहीं तो खाली खुली बातें ना करें। फिर वही बात करूंगा जो आप लोग कह रहे थे कि ये बातें नहीं होनी चाहिए, फिर यही बात होगा, फिर मेरे इल्जाम आएगा कि ये सारी बातें जो है इन्होंने इसीलिए की हैं, या वो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस साजिश में शामिल है। फिर यही बात होगी। अगर वो अपने आप को इस साजिशी रोल से या साजिश के इल्जाम से बरी जिम्मा करना चाहते हैं, दूर रखना चाहते हैं, तो आए, सामने आए, तफ्तीश में शामिल हों और वॉलंटियर करें, अपने खुलूस का जो है सबूत दें। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। बहुत शुक्रिया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। ये प्रोग्राम लाइव है, हम अभी भी दावत दे रहे हैं। सलमान इकबाल साहब चाहें, तहरीक इंसाफ के रहनुमा चाहें, अपना मौक़िफ़ इस प्रोग्राम में रख सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। इमरान खान साहब का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं मेरा पहला एतराज़ तो ये कि अगर आप कह रहे हैं कि आप सियासत में नहीं हैं तो फिर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं। कह रहे हैं ऐसी बातें की गई जिनका जवाब दूं तो मुल्क को नुकसान होगा, मेरा जवाब सीधा फ़ौज पर जाएगा। हाँ साहब इससे पहले फ़ौज पर तनकीद करते रहे, न्यूट्रल, हैंडलर, मीर जाफ़र, मीर सादिक। अब ये कह रहे हैं। हमारे साथ तलत हुसैन साहब और असमा शराजी साहिबा मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तलत हुसैन साहब, ज़ाहिर एक अनप्रेसिडेंटेड बात थी, मगर आप समझते हैं कि गलत था या दुरुस्त था? सब चीज़ें लिंक की जाती हैं फ़ौज के साथ, ISI के साथ, तो आना, सहाफ़ियों के सवालों को फेस करना, जवाब देना, आवाम के सामने बताना, ये दुरुस्त एक रिवायत है जिसको आगे भी बढ़ना चाहिए। खुद आर्मी चीफ भी आए और जवाब दें। देखिए, आर्मी चीफ आके जवाब दे सकते हैं। आर्मी चीफ पर कोई मुमानियत नहीं है। जिस तरह इमरान खान बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उसका जवाब तो फिर सीधे तरीके से ही देना पड़ेगा। आपने रवायात की बात की। पाकिस्तान में तमाम रवायात, तमाम एहतियातें पामाल हो चुकी। DGISI की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत और जो बातें उन्होंने की हैं, बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि इनफ इज इनफ। इमरान खान का तरीका वारदात बड़ा दिलचस्प है। वो दूसरों के ऊपर तो तमाम रवायात की पामाली करते हुए हमले करते हैं, और जब उनके ऊपर कोई जवाब आता है तो वो फिर कानून और आइन के पीछे छुपते हैं जाके। तो इमरान खान साहब को इस सवाल का तो जवाब फिर देना होगा ना कि वो किस कानून, रिवायत और आइनी तकाजे के तहत आर्मी चीफ से चुप चुप के मिल रहे थे, और ये बात DGISI ने आके की। तो इमरान खान का जो रद्द-ए-अमल है, मेरे ख्याल में वो उस किस्म के जो मुतनाज़ा बयानात वो देते रहते हैं, मुतज़ाद बयान देते रहते हैं, उससे मुताबिकत रखता है। लेकिन DGISI का सामने आना गैर मामूली है। लेकिन इमरान खान ने जिस किस्म के हालात पैदा कर दिए हैं, उसमें कुछ ये बातें अनहोनी भी नहीं लगती हैं। मगर तलत हुसैन साहब, ज़ाहिर खान साहब को लंबा मौका मिला एक बयानिया बनाने का जो कि झूठ था, जिस पर सहाफ़ी सवाल भी उठाते रहे, उनके ऊपर ही फतवे आते रहे। वो उन्होंने पूरा एक बयानिया बना दिया जो कि एक झूठ पर मबनी था। आपके ख्याल में अगर ये हकीकत फिर पहले आनी चाहिए थी? फ़ौज की तरफ से तो कहा गया, वो भी थोड़ा सा लेट कहा गया कि जी कोई साजिश नहीं मिली थी, या जल्दी आना चाहिए था, या देर से भी आए तो ठीक है? देखिए, जवाब तो बहुत जल्दी आ गया था। आपको याद होगा कि DGISPR ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही बता दिया था कि जो आपने साजिश का बयानिया बनाया हुआ है उसके पीछे कोई हकीकत नहीं है। और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू में इस बात का जिक्र भी किया, दोबारा उस बात को दोहराया। असल में इशू ये था कि DGISPR की बातों को हवा में उड़ा दिया जाता था, हालांकि वो फौज के तमाम इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज मेरे ख्याल में DGISI की मौजूदगी से ये वाजे कर दिया है कि ये कोई
एक फर्द या 2 अफराद या 4 अफराद की बात नहीं है। ये पाकिस्तान की जो कोर एस्टेब्लिशमेंट है, जिसके अंदर आर्मी चीफ भी मौजूद है, उनके कोर कमांडर्स मौजूद हैं, तमाम अहम तैनातियों पर मौजूद लोग मौजूद हैं। आने वाले दिनों में जो आर्मी चीफ तैनात होगा वो मौजूद है, और DGISI भी इसके अंदर मौजूद है, DGISI का इदारा भी इसके अंदर मौजूद है। तो मुझे भी लगता है कि इमरान खान को चूंकि बात समझ नहीं आ रही थी, उनकी पार्टी वाले बातें समझ नहीं पा रहे थे, उनका ख्याल था कि DGISI ने ISPR ने ट्वीट कर दिया तो हमने उसका जवाब दे दिया। तो आज तो बड़ा वाजे हो गया कि इमरान खान जो बात कर रहे हैं वो कतन काबिल कबूल नहीं है पाकिस्तान की कोर एस्टेब्लिशमेंट को, और इसके अंदर तमाम लोग आते हैं। आसमा, आप बताइएगा, तहरीक इंसाफ की तरफ से ज़ाहिर है खान साहब ने एक स्टेटमेंट तो ये दिया कि शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, शीरी मज़ारी साहिबा, हमाद अज़हर साहब, उन सब ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर क्या परेशानी है PTI में कि ये तो ज़्यादा हो गया, या फिर वाकई हेड ऑन लेने के लिए तैयार है तहरीक इंसाफ और खान साहब कॉन्फिडेंट हैं? जी शाहजेब, मुझे तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़रा भी नहीं लगा कि हेड ऑन लेने के लिए तैयार है तहरीक इंसाफ, बल्कि एक वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हर जो उनका शोबा था उस पर उन्होंने वजाहत पेश करने की कोशिश की है। और यहाँ तक कि असद उमर साहब ने कहा कि हम तो बड़े पॉपुलर हैं और अब पॉपुलर लोगों को नैरेटिव के लिए ज़रूरत होती है फ़ौज को, लिहाजा हमसे बात की जाए। और साथ साथ में वो ये भी कहते रहे कि हमने कोई गैर आइनी मुतालबा जो था वो हमने बंद कमरों के अंदर नहीं किया। क्या इलेक्शन देना फ़ौज के हाथ में है? क्या इलेक्शन देना जो है, इलेक्शन कराना या इसका फ़ैसला करना, ये आइनी किरदार है फ़ौज का जो कि बंद कमरे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मांग रही थी? तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए तज़ाद है, और वो तज़ाद आज खुल के बहुत सारी चीज़ों में सामने भी आया। ये हर वक्त का जो एक बयानिया, और बयानिया भी उस चीज़ के ऊपर मबनी जिसके कोई पाँव नहीं होते, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो ज़्यादा देर पा होता है। हकीकी आज़ादी हो गई, एक जनरल सी, एक वेग सी टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है और वो उसके अंदर लोगों को लगाया हुआ है। हकीकी आज़ादी कहाँ से आप बात कर सकते हैं जब आपने खुद IMF को इतना बड़ा सब कुछ लिख के दिया हुआ है, यहाँ तक कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी भी आप लिख के खुद दे के गए हैं, तो फिर हकीकी आज़ादी कैसी? तो मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में थी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि वो अपनी पोजीशन को वाजे कर सकती कि वो बंद कमरों के अंदर बैठ के क्या हुकूमत से डिमांड करते हैं, क्या अफवाज पाकिस्तान से डिमांड करते हैं, क्या DGISI से डिमांड करते हैं, क्या आर्मी चीफ से डिमांड करते हैं। और ये भी आप देखें कि उन्होंने ये भी कहा कि गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए आर्मी चीफ की तौसी की पेशकश की गई, जिसको कि आर्मी चीफ ने जो है वो ठुकरा दिया। क्या इमरान खान साहब इस बात से डिनाई करेंगे कि उन्होंने वही बात जो थी वो आपको याद होगा कि कामरान खान साहब के इंटरव्यू में भी फरमाई थी, तो किस तरह से वो इनकार कर सकते हैं? और तब फरमाई थी जब उनको पता चल गया कि अब ये इनकार हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो पुराने बंद कमरों के अंदर बैठ के फैसले करने और बंद कमरों के अंदर कमिटमेंट्स लेने 2018 और उससे पहले की पॉलिटिक्स में इमरान खान साहब करते रहे थे, उनको लग रहा था कि अभी भी यही होगा। लेकिन अब मौसम भी बदल गया है, हालात भी बदल गए हैं, और बिल्कुल अगर फ़ौज ये कह रही है इस कमिटमेंट के साथ कि वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करेगी, जो कि उनको करना चाहिए, तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की जमहूरी, सियासी और जो आज़ादी इजहार के लोग हैं या जो आइन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनकी आज बहुत बड़ी फतह है कि ऑन द रिकॉर्ड आके DGISI और DGISPR ने ये कहा है कि फौज का कोई ताल्लुक नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुस्तकबिल में ऐसा ही होगा। और असद उमर साहब ने जो तौसी वाला मामला उसकी कंफर्मेशन की है कि हाँ जी ऑफर की गई थी, मगर ये कहा कि गैर मुय्यना मुद्दत थी मगर हमने ऑफर की थी। तलुसन साहब, लॉन्ग मार्च फिर उसमें क्या रह जाता है? क्या इमरान खान साहब का जो कॉन्फिडेंस है कि वह इस लॉन्ग मार्च से अभी भी हुकूमत गिरा सकते हैं आपके ख्याल में? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से फिर ये भी कह दिया गया कि हाँ जी 245 के तहत अगर कहेगी आर्टिकल के तहत हुकूमत तो हम फौज साथ देगी, आपके ख्याल में हवा निकल गई फिर लॉन्ग मार्च से? देखिए, आज मेरे ख्याल में DGISI ने और DGISPR ने मिलकर इमरान खान का ब्लफ कॉल किया। ब्लफ क्या था कि हम जब नारा मारते हैं तो आगे से सिर्फ एक स्टेटमेंट आता है और उसके बाद खामोशी छा जाती है। जो इल्जामात की फहरिस्त है इमरान खान ने जो फौज पे धरी है, अगर आप उसको गिनने लगें या बताने लगें या याद दहानी करवाने लगें तो आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। समरी में बता देता हूँ। उन्होंने क्या कहा? न्यूक्लियर असासों को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया, अमेरिका को फौजी अड्डे देते हैं, अमेरिका की गुलामी करते हैं, पाकिस्तान को बेचते हैं, चोरों के मुहाफिज हैं, करप्शन के मुहाफिज हैं, सहाफियों के कातिल हैं, फौजियों को वो उकसाते हैं कि अपनी कमांड की बात न माने। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा इमरान खान ने और उनकी जमात ने खुली छूट इंजॉय नहीं की होगी। वो दंदनाते फिर रहे थे।
आज मेरे ख्याल में DGISI की तरफ से आमद के बाद बंद बांधने की कोशिश की गई है। मैं बस आज एहतराम आसमा से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत बड़ी फतह की बात है उन लोगों के लिए, हम जैसे, आप जैसे, आसमा जैसे, जो बात करते हैं कि आइन और कानून के ज़ाब्ते के अंदर है कि आपको काम करना चाहिए। ये बुनियादी तौर पर 2018 में जो वारदात की गई थी शाहजेब, ये उसके कॉन्सिक्वेंसेज है जिसको आप डील कर रहे हैं। इमरान खान साहब का मसला ये है कि वो तमाम तर बातों से मुस्तफीज भी होना चाह रहे थे और उसके बाद अपने आप को अजीम लीडर भी साबित करना चाह रहे थे। तो आज के बाद मुझे लगता है कि रेड लाइन बड़े क्लियरली अंदाज से ले डाउन कर दी गई है और इमरान खान और उनकी जमात के लोगों ने अगर ये रेड लाइन पास की तो फिर जाहिर है वो गिरफ्तार भी हो सकती है। और जिस तरीके से ARY के सलमान इकबाल का उन्होंने बाकायदा नाम लिए और बताया है कि उनको हम बुला के सामने तफ्तीश करेंगे और जो हकायक बयान किए हैं कि अरशद शरीफ मरहूम को यहाँ से किस तरह निकाला गया, कौन मैनेज कर रहा था, ये बड़ी संजीदा बातें। और जब DGISI बैठ के बातें करते हैं DGISPR के साथ, DGISPR तो प्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, DGISI इज अ मैन ऑफ एक्शन। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिन्होंने बातें की हैं वो सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महदूद नहीं होगी, इसका फॉलोअप भी होगा। अस्मा, आप बताइएगा, फिर लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब लेके निकल रहे हैं, वो अब हुकूमत के लिए कितना बड़ा खतरा रह जाती है? जी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा सच खतरा है, क्योंकि आज जो पैगाम उनको गया है वो बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि रियासत के ऊपर पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सियासी इस्तेहकाम और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और देखिए ना, ये हो भी ऐसे वक्त पर आया ये लॉन्ग मार्च कि जब दो अहम दौरे हैं जिसमें कि पाकिस्तान को माली तौर पर या मुआशी तौर पर एक सहारा मिलने की उम्मीद है। और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से ये बात आई है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर जब वो गए हैं तो उनसे ये बात पूछी गई है कि हमें नहीं पता आपकी हुकूमत 4 दिन है या 5 दिन है, कौन पैसे देगा पाकिस्तान की हुकूमत को और रियासत को, और कैसे चलेगी रियासत। तो ये क्या महज इत्तफाक है कि इमरान खान साहब जो है वो जैसे ही कोई अहम डेवलपमेंट चाइना के साथ आने लगती है या कोई और जगह, तो वो उनका लॉन्ग मार्च जो है वो आ जाता है। ये मेरा नहीं ख्याल कि लॉन्ग मार्च में, और पब्लिक ने पिछला, आप देखें अगर नैरेटिव जो देखा गया वो इमरान खान साहब का बड़ा पॉपुलर नैरेटिव था जब वो 25 मई को निकले थे। लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान के अवाम बड़े समझदार हो गए हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कोई सपोर्ट या उस तरह का जो क्राउड है वो नहीं आया था। मैं ये नहीं कह सकती कि कल लोग नहीं आएंगे, बिल्कुल ऐसा हम पहले कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन उसके बावजूद अगर आप लीडरशिप को देखें या ख़ुद इमरान खान साहब के बयानिए को देखें, आज उनका बयानिया कहाँ खड़ा है? हकीकी आज़ादी को लेके, अमेरिका की ग़ुलामी को लेके, ये साइफ़र के हवाले से हर तरह की इन्वेस्टिगेशन, और फिर अरशद शरीफ मरहूम के हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन, किसने इमरान खान साहब को बताया था, कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी, ये सारी जब तहकीकात होंगी तो ये सामने पता चलेगा कि ये असल मामला है क्या। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान की हुकूमत को कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो करना चाहिए पाकिस्तान की सलामती के ऊपर। एक चलते चलते ये ज़रूर बात कहूँ कि हमारी और आपकी तो ज़ाहिर है कि यही दुआ है कि फ़ौज जो है वो सियासत से किनारा कश हो, क्योंकि फ़ौज का ताल्लुक़ नहीं है और ना ही होना चाहिए पाकिस्तान की सियासत के साथ। और हमने एक लंबी तारीख देखी है कि जिसमें पाकिस्तान की हुकूमतों को बनाया और गिराया जाता रहा है। तो अब भी अगर नहीं समझा जाएगा तो कब समझा जाएगा? उम्मीद करते हैं कि समझा जाए और ये हतमी फैसला हो। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।